स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के रसायन विज्ञान चैप्टर 4 चैप्टर का नाम है रासायनिक बलगतिकी का। यह 6वां भाग है। यदि इसके पिछले भाग आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में ऑल वीडियो है, वहां से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। तो आज के भाग में हम लोग पढ़ेंगे अभिक्रिया की कोटि क्या है। अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं, यह कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो अभिक्रिया की कोटि की परिभाषा बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो परिभाषा आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। तो याद रखिए 7 बजे शाम को लाइव क्लास चलता है प्रतिदिन। तो अब हम अभिक्रिया की कोटि की परिभाषा के बारे में समझेंगे। तो पहले यहाँ परिभाषा को लिख दिया जाएगा और उसके बाद से आपको अच्छे से इसको क्या किया जाएगा, समझा दिया जाएगा। तो अभिक्रिया की कोटि की परिभाषा आप लोग भी अपने कॉपी में नोट करते चलिए। तो अभिक्रिया की कोटि क्या है, तो यहाँ लिखेंगे अभिक्रिया की कोटि अभिकारक अणुओं, परमाणुओं अथवा आयनों की उस संख्या के बराबर होती हैं जिनकी सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। तो बस ध्यान देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो यह जो है अभिक्रिया की कोटि की परिभाषा है कि अभिक्रिया की कोटि अभिकारक अणुओं, परमाणुओं अथवा आयनों के उस संख्या के क्या होती हैं, बराबर होती हैं, जिनकी सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग क्या करता है, निर्भर करता है। अर्थात अब ये बारे में समझेंगे कि यह जो लिखा गया इसका क्या अर्थ है। जैसे मान लीजिए अभिक्रिया का यह वेग है, यहाँ लिख देंगे अभिक्रिया का वेग, क्योंकि अभिक्रिया का वेग पर क्या करता है, निर्भर करता है। तो अभिक्रिया का वेग, तो अभिक्रिया का वेग बराबर, यहाँ पे अगर नोट कर लें तो के का नाम तो जानते ही हैं। अगर मान लीजिए ए का पावर अगर यक्स है और यहाँ बी का पावर जो है वाई है, तो अब यहाँ अभिक्रिया का वेग, यह के का नाम तो क्या नाम है, वेग स्थिरांक नाम है। ए का पावर यक्स है और बी के पावर क्या है, वाई है। अब यहाँ पूछा जाएगा अभिक्रिया की कोटि क्या होगा। तो अभिक्रिया की कोटि किस पर निर्भर करता है, तो अभिक्रिया के वेग पर निर्भर करता है। तो यहाँ लिख देंगे अभिक्रिया की कोटि बराबर तो कोटि बराबर क्या होगा, तो अभिक्रिया की कोटि बराबर क्या होगा, ये दोनों घातों जो हैं ये क्या होंगे, दोनों घात के योग हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये यक्स प्लस वाई, ये दोनों घात को जोड़ लिया जाएगा तो किसका मान निकल जाएगा, तो अभिक्रिया की कोटि का मान निकल जाएगा। तो समझ में आ गया होगा कि
कि अभिक्रिया की कोटि क्या है। तो अभिक्रिया का जो हमारा कोटि होता है वो अभिक्रिया के वेग पर निर्भर करता है, और जो पावर होता है या यक्स और वाई देख रहे हैं पावर, ये दोनों का योग हो जाता है, तो यही अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। तो इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। अब इस पर हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, तो यहाँ न्यूमेरिकल एक समझा दिया जाएगा जिससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक अभिक्रिया A प्लस बी, मतलब A प्लस बी को जब गर्म किया गया है तो एक उत्पाद बना है। तो यह अभिकारक है और यह जो है उत्पाद है। तो A प्लस बी को जब गर्म किया, उत्पाद के लिए वेग नियम R बराबर K, और A का पावर 1/2 है और B का पावर 2 से दिया गया है। अभिक्रिया की कोटि क्या होगा। तो यह अभिक्रिया की कोटि की गणना करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद से अब यहाँ R बराबर जो दिया गया है इसको नोट कर लेंगे कि कोष्टक में A की पावर जो है 1/2 है और B का पावर जो है 2 है। तो अब यहाँ अभिक्रिया की कोटि की अगर गणना करते हैं तो जो पावर होता है, जैसे यहाँ पावर 1/2 है और यहाँ पावर 2 है, तो यहाँ लिख देंगे अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि। अब ये दोनों पावर को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। अभिक्रिया की जो कोटि होता है, अभिक्रिया की कोटि बराबर, तो अभिक्रिया की कोटि बराबर जब होगा तो इसको हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे ये 1/2 कहा था और 2 जो है जोड़ लिया जाएगा। तो जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर 1/2 है और इसमें 2 को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो अभिक्रिया की कोटि क्या बन जाएगा, 2 में 2 का गुणा करेंगे, 2 दूना 4 और 1 जोड़ लेंगे तो क्या बनेगा 5/2। तो अभिक्रिया की कोटि आ गया 5/2। तो समझ में आ गया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन था। तो अभिक्रिया की कोटि अगर गणना करना है कि अभिक्रिया की कोटि क्या होगा, तो जितना यह पावर दिया रहता है वह पावर को क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, तो वही अभिक्रिया की कोटि की गणना हो जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन है, अभिक्रिया M प्लस N, मतलब यह अभिकारक है, इसको जब गर्म किया गया है तो एक उत्पाद बना है। उत्पाद के लिए वेग नियम R बराबर K, और A का पावर जो दिया गया 3/2 है, अब B का पावर 1/2 से दिया गया है। अभिक्रिया की कोटि क्या होगा। तो अभिक्रिया की कोटि की गणना करना है। तो इस क्वेश्चन का हल आप लोग करके कमेंट बॉक्स में आंसर को ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। तो प्रश्न नंबर 2 आप लोग नोट कर लीजिए और आंसर को ज़रूर आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। तो अब हम लोग सीखेंगे आणविकता क्या होता है। अब उसकी परिभाषा को समझेंगे। तो एक एक लाइन को आप लोग परिभाषा को नोट कीजिए, जहाँ भी दिक्कत हो वहाँ पर तुरंत कमेंट कीजिए। तो अब आणविकता की परिभाषा को समझेंगे। तो बहुत आसान इसका भी परिभाषा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु या परमाणुओं की न्यूनतम संख्या को आणविकता कहते हैं। तो इसका उत्तर जो है आप लोग अपने कॉपी में लिखते चलिए। तो यहाँ उत्तर होगा किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु या परमाणुओं की न्यूनतम संख्या को आणविकता कहते हैं। तो कितना आसान यह परिभाषा है, बस आप लोग 2 बार पढ़ लेंगे तो परिभाषा को क्या होगा, याद हो जाएगा। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु या परमाणुओं की न्यूनतम संख्या को आणविकता कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कि आणविकता तथा कोटि में अंतर क्या है। यह जो अंतर है कई साल के पेपर में पूछा जा चुका है। तो अब यह अंतर के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अब यहाँ पे आप लोग हेडिंग नोट कर लीजिए।
आणविकता तथा कोटि में अंतर, तथा कोटि में अंतर। यह अंतर जो है बहुत आईएमपी है कि आणविकता तथा कोटि में क्या अंतर है। तो दो कॉलम अब यहाँ बनाना पड़ेगा और पहला कॉलम में आणविकता और दूसरा कॉलम में कोटि। तो अब कॉलम बना लेंगे। अब कॉलम में आप लोग भी ऐसे अपने कॉपी में जो है कॉलम बना लीजिए और एक को लिखिए आणविकता और एक को लिख लीजिए कोटि। अब पहला अंतर समझेंगे कि आणविकता का में क्या होगा और कोटि में क्या होगा। तो यहाँ पहला अंतर है, यह सदैव पूर्णांक होती है, यह सदैव जो है पूर्णांक होती है, सदैव पूर्णांक होती हैं। कौन? जो आणविकता होता है वह सदैव क्या होती हैं? पूर्णांक होती हैं, होती हैं। पहला समझ में आ गया होगा। आणविकता में यह सदैव क्या होती हैं? पूर्णांक होती हैं। और कोट में लिखेंगे यहाँ पहला, यह पूर्णांक अथवा लिखेंगे यह पूर्णांक तथा भिन्न दोनों होती हैं। पूर्णांक भी होती हैं और क्या होती हैं? भिन्न। भिन्न मतलब बटा, माने यह पूर्णांक तथा भिन्न दोनों हो सकती हैं, हो सकती हैं। तो पहला अंतर तो समझ में आ गया होगा कि आणविकता में क्या, यह सदैव पूर्णांक होती हैं और यह जो है पूर्णांक तथा भिन्न दोनों हो सकती हैं। तो अब हम लोग सीखेंगे दूसरा अंतर क्या है। तो अब यहाँ लिखेंगे दूसरा अंतर। इस अंतर को आप लोग अपने कॉपी में नोट करते भी चलिए साथ में, जिससे क्या होगा आप लोग को याद भी हो जाएगा और एक नोट्स भी आप लोग को तैयार हो जाएगा। अब इसका लिखेंगे, इसमें आणविकता में इसका मान शून्य नहीं हो सकता। आणविकता में क्या होता है? इसका मान शून्य नहीं हो सकता, शून्य नहीं हो सकता, हो सकता। ध्यान दीजिएगा, इसका मान जो है शून्य नहीं हो सकता। और इसमें लिखेंगे दूसरा जो अंतर होगा, इसका मान शून्य हो सकता है, इसका मान शून्य हो सकता है, शून्य हो सकता है। तो दूसरा अंतर कितना आसान है, इसका मान शून्य नहीं हो सकता है लेकिन कोटि में इसका मान जो है शून्य हो सकता है। तो दो अंतर समझ में आ गया। अब हम लोग तीसरा अंतर समझेंगे। आणविकता उसके क्रिया विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है। आणविकता जो होता है क्रिया विधि द्वारा ज्ञात करते हैं। आणविकता जो है, आणविकता उसके क्रिया विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। तो समझ में ये भी आ गया होगा कि आणविकता जो है उसके क्रिया विधि द्वारा ज्ञात किया जा सकता है और यह जो होता है कोटि जो होता है प्रयोग द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। तो यहाँ लिखेंगे कोटि प्रयोग द्वारा ज्ञात किया जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है, किया जाता है। तो समझ में आ गया होगा तीन अंतर कि आणविकता जो होता है उसके क्रिया विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है और कोटि जो होता है प्रयोग द्वारा ज्ञात किया जाता है। अब चौथा अंतर समझेंगे। इस अंतर को आप लोग अपने कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिए
क्योंकि ये अंतर बहुत ही आईएमपी है। तो चौथा अंतर क्या है आप समझेंगे। तो अभिक्रिया की कोट याद रखेंगे आणविकता में, आणविकता केवल अभिक्रिया पर लागू होती है। आणविकता जो है केवल किस पे, अभिक्रिया पर लागू होती है। केवल प्राथमिक अभिक्रिया पर, केवल प्राथमिक अभिक्रिया पर लागू होती है। केवल जो किस पे लागू होती है, प्राथमिक अभिक्रिया पर लागू होती है। तो आणविकता केवल प्राथमिक अभिक्रिया पे लागू होती है। और यह जो होगा अब कोटि जो है प्राथमिक एवं जटिल अभिक्रिया पर, तो ये लिखेंगे कोटि प्राथमिक एवं जटिल अभिक्रिया पर लागू होती है। अभिक्रिया पर लागू होती है। तो यह जो है 4 अंतर आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस अंतर को आप लोग नोट्स बना क्या है, तो इसका उत्तर है कि वह क्रिया जिसके द्वारा अभिकारक उत्पाद में बदलता है। अभिकारक किस में बदलता है, उत्पाद में बदलता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका जो उत्तर है आप लोग भी अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट करते चलिए। लिख देंगे वह क्रिया जिसके द्वारा अभिकारक उत्पाद में बदलता है। किसमें, उत्पाद में बदलता है। उत्पाद में बदलता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो परिभाषा कितना आसान है। वह क्रिया जिसके द्वारा अभिकारक जो है किस में बदलता है, उत्पाद में बदलता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। मतलब वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ लिख देंगे वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया 3 प्रकार के होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के, 3 प्रकार का होता है। तो पहला का नाम क्या है, दूसरा नाम और तीसरा नाम पहले नोट कर लेंगे और एक एक परिभाषा को भी समझेंगे। तो पहला का नाम याद रखेंगे, पहला यहाँ नोट करेंगे, दूसरा और यहाँ पर तीसरा। तो पहला का नाम है तीव्र अभिक्रिया। क्या नाम है, तीव्र अभिक्रिया हो जाएगा। और दूसरा का नाम है अतिमंद अभिक्रियाएं लिख सकते हैं। और यहाँ तीसरा जो है मंद अभिक्रिया। क्या नाम है, मंद अभिक्रिया।
तो यह 3 प्रकार के जो हैं क्रिया हैं। तो तीनों का नाम पहले अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। तीव्र अभिक्रिया, अति मंद अभिक्रिया और तीसरा का नाम है मंद अभिक्रिया। अब हम लोग समझेंगे तीव्र अभिक्रियाएं क्या हैं। तो अब यहाँ नोट कर लेंगे, तीव्र अभिक्रियाएं। परिभाषा बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए वीडियो पर, और परिभाषा को जब लिखते रहेंगे तो और भी अच्छा रहेगा, जिससे आपको याद तुरंत हो जाएगा। तो तीव्र नाम से ही है कि वे अभिक्रिया जो तुरंत, तीव्र मतलब तेजी से, तो वे अभिक्रिया जो तुरंत संपन्न हो जाती हैं तीव्र अभिक्रिया कहलाती हैं। तो यहाँ नीचे नोट लिख लेंगे, वे अभिक्रिया, वे अभिक्रिया जो तुरंत संपन्न हो जाती हैं, तुरंत क्या होती हैं, संपन्न हो जाती हैं, उसे तीव्र अभिक्रिया कहते हैं, उसे तीव्र अभिक्रियाएं कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा पहला कितना आसान है। वे अभिक्रियाएं जो तुरंत संपन्न हो जाती हैं उसे तीव्र अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में लिखना चाहते हैं, तो जैसे आयन, जो आयन से जो क्रिया होती है वह तुरंत संपन्न हो जाती हैं। तो आयन द्वारा क्रिया यहाँ लिख सकते हैं कि आयन द्वारा क्रिया, आयन द्वारा क्या लिख सकते हैं, क्रिया। अगर आयन द्वारा जो क्रिया होती है वह क्रियाएं क्या होती हैं, तुरंत क्या होती हैं, संपन्न हो जाती हैं। तो तीव्र अभिक्रिया के बारे में आप लोग समझ लिए होंगे कि वे अभिक्रिया जो क्या होते हैं, तुरंत संपन्न हो जाती हैं, उसे तीव्र अभिक्रियाएं कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अति मंद अभिक्रिया। अति मंद अभिक्रिया क्या है? अति मंद अभिक्रिया, नाम से ही आप समझ जाएंगे कि अति मंद अभिक्रियाएं का मतलब क्या है। कि यह जो क्रिया होता है अति मंद मतलब बहुत धीमी गति से, माने वे क्रियाएं जो कई महीने लग सकते हैं या कई वर्ष भी लग सकते हैं। तो अति मंद मतलब धीरे धीरे ये क्रिया होती हैं, उसे क्या कहेंगे, अति मंद अभिक्रियाएं कहते हैं। तो इसका उत्तर भी आप नीचे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। अब इसका उत्तर होगा वे अभिक्रियाएं जिनको होने में महीनों या वर्षों लगते हैं, महीनों या वर्षों लगते हैं, उसे अति मंद अभिक्रिया कहते हैं। अति मंद अभिक्रियाएं कहते हैं। तो कितना आसान है। वे अभिक्रिया जिनको होने में महीनों या वर्षों लगते हैं उसे अति मंद अभिक्रियाएं कहते हैं। इसे बहुमंद अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो यहाँ लिख सकते हैं इसे बहुमंद अभिक्रिया भी कहते हैं। बहुमंद अभिक्रिया भी कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि जो अभिक्रिया होगा वो क्या होगा, महीनों लग सकते हैं, वर्षों लग सकते हैं। तो इसका उदाहरण क्या है, तो इसका उदाहरण लिख सकते हैं
जैसे जैसे हो जाएगा उत्प्रेरक के अनुपस्थिति में, मतलब इसमें उत्प्रेरक नहीं होगा। उत्प्रेरक क्या होता है? उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया को वेग को बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे उत्प्रेरक क्या है, उत्प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं। आगे अगला पार्ट में हम लोग को मिलेगा उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरक का अगर आप नहीं जानते हैं तो अगले चैप्टर में आप लोग जरूर जान जाएंगे। तो उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में, उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में मतलब उत्प्रेरक यहाँ पर नहीं है। अनुपस्थिति मतलब उत्प्रेरक यहाँ पे क्या है? नहीं है। अनुपस्थिति में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के संयोग से जल का निर्माण होना। तो इसका अर्थ यह हुआ कि यहाँ उत्प्रेरक अगर अनुपस्थित है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जब संयोग होता है तो जल बनता है, लेकिन क्या है? अधिक समय लगता है जिसके द्वारा यह जल बनता है। अगर उसमें उत्प्रेरक काम करता है, उत्प्रेरक के उपस्थित में काम होता है, तो यह क्रिया क्या होता है? तुरंत संपन्न हो जाती। तो यहाँ उत्प्रेरक क्या है? अनुपस्थिति है। और यहाँ जल जब बनेगा, हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो क्या बनता है? जल बनता है। लेकिन यह जो जल बनेगा वह क्या लगेगा? समय लगेगा। समय के द्वारा ये आपका अधिक समय लगेगा, जिसके द्वारा यह क्रिया कौन होगा? अतिमंद अभिक्रिया होगा। तो समझ में आ गया होगा। तो इसे उत्तर को अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे मंद अभिक्रिया। अब मंद अभिक्रिया क्या है, अब इसके बारे में समझेंगे। अब यहाँ नोट कर लेंगे मंद अभिक्रिया। मंद मतलब धीमी गति से होगा, मंद अभिक्रियाएं। तो लिख लेंगे वे अभिक्रिया जिनके पूर्ण होने में क्या है? तीव्र अभिक्रिया से तो अधिक होगा तथा अतिमंद अभिक्रिया से क्या होगा? कम समय लगता है। तो यहाँ लिख देंगे वे अभिक्रिया जिनको पूर्ण होने में तीव्र अभिक्रिया से कम, तीव्र अभिक्रिया से क्या? कम तथा अति मंद अभिक्रिया से अधिक समय लगता है। तो समझ में आ गया होगा ये भी मंद अभिक्रिया क्या है। वे अभिक्रियाएं जिनको पूर्ण होने मतलब पूरा होने में तीव्र अभिक्रिया से क्या होगा? कम तथा अति मंद अभिक्रिया से क्या होगा? अधिक समय लगता है, उसे क्या कहेंगे? उसे मंद अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रियाएं कहते हैं। तो परिभाषा कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए और आप लोग परिभाषा को नोट करते भी चलिए। तो अब मंद अभिक्रिया क्या, इसका उदाहरण है। अब उदाहरण के बारे में समझेंगे। तो अब यहाँ उदाहरण लिख लेंगे। जब हाइड्रोजन और आयोडीन
जब यहाँ पे जो गर्म किया जाएगा तो यह बनेगा हाइड्रोजन आयोडाइड। तो यह जो क्रिया होगा मंद से क्या होगा, अधिक लगेगा, और तीव्र अभिक्रिया से क्या है, कम होगा। तो यह अभिक्रिया जो क्या है, मंद अभिक्रिया में आएगा कि जब हाइड्रोजन और आयोडीन को मिलाया जाएगा तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है, और यह जो क्रिया होगी मंद अभिक्रिया होगी। तो समझ में आ गया होगा उदाहरण इसका भी। तो अब हम लोग पढ़ेंगे आणविकता के आधार पर अभिक्रिया का प्रकार। अब यहाँ नोट कर लेंगे। अब आणविकता के आधार पर अभिक्रिया के प्रकार। अभिक्रिया के प्रकार। तो आणविकता के आधार पर अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखिएगा आणविकता के आधार पर जो अभिक्रिया होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ लिख देंगे आणविकता के आधार पर अभिक्रिया 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। अब 3 प्रकार के होते हैं तो तीनों का पहले नाम नोट करेंगे और तीनों की परिभाषा को अच्छे से समझेंगे। 1, 2 और यहाँ लिखेंगे 3। तो पहला का नाम है एकाणुक अभिक्रिया। और दूसरा नाम है द्विअणुक अभिक्रिया। यहाँ लिख देंगे द्विअणुक अभिक्रिया। और तीसरा का नाम तो आप खुद जान गए होंगे आप लोग, क्या होगा, त्रिअणुक अभिक्रिया। तो क्या है, आणविकता के आधार पर अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं, तो आणविकता के आधार पर अभिक्रिया जो है 3 प्रकार के, एकाणुक अभिक्रिया, द्विअणुक अभिक्रिया और त्रिअणुक अभिक्रिया। तो आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा ज़रूर आप लोग कमेंट कीजिए। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को ऑप्शन को आप लोग ओके कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो को अपलोड किया जाए तो इसका मैसेज तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो आज का वीडियो जो है इतना ही रहेगा। कल के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एकाणुक अभिक्रिया क्या है, द्विअणुक अभिक्रिया क्या है और त्रिअणुक अभिक्रिया क्या है। तो कल शाम को 7 बजे वीडियो देखना न भूलिए। प्रतिदिन ये शाम को 7 बजे जो है लाइव क्लास चलता है। तो आज का वीडियो इतना ही, कल मिलते हैं 7 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।